हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हां, एग्ज़ाम काफ़ी कम समय रह गया है। आप लोग की तैयारी बड़ी द्रुत गति से चल रही होगी। इसी कड़ी में ये वीडियो लेके आए हूँ। आज हम चर्चा करेंगे डे NRLM के बारे में, क्योंकि बैंकिंग में बदलाव काफ़ी तेज़ी गति से होते हैं। योजनाओं के बारे में हो, चाहे उनके दिशा निर्देश के बारे में हो या RBI गाइडलाइंस के बारे में हो, तो ये एक बदलाव हुआ है पिछले दिनों 18 सितंबर 2020 में डे NRLM के बारे में, जिसे दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज बात करते हैं डे NRLM के बारे में और जानते हैं कि क्या बड़े बदलाव डे NRLM योजना में की गई है। सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बोलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से प्रसिद्ध है ये योजना। और इस योजना का जो संचालन है भारत के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। द स्कीम इज ऑपरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ, ये योजना जो है सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2013 से की गई थी। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2013। और यह स्कीम जो है उस वक्त चल रहे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना को रिप्लेस किया था। तो जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, जिसमें जो समूह बनाए जाते थे और उनको जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, उसी योजना को बदलकर उसको NRLM कर दिया गया। तो 29 मार्च 2016 को योजना को दीनदयाल अंत्योदय योजना नाम दिया गया। और इस योजना में पिछले दिनों बदलाव किए गए हैं। जो बदलाव जो है 18 सितंबर 2020 को किए गए हैं और RBI के सर्कुलर से हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में जो गरीब महिलाएं हैं उनको संगठित करके, उनको एकत्रित करके, उनका समूह बनाकर उन्हें अपने आजीविका के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए फाइनेंशियल सर्विस सरल तरीके से प्रदान करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना और गरीबी उन्मूलन इनका प्रमुख उद्देश्य है, जिसे डे NRLM का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। So the main objective of day NRLM is for promoting poverty reduction through building a strong institution of the poor, particularly women, and enabling these institutions to access a range of financial services and livelihood। तो जी हाँ, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले महिलाओं को संगठित करके उनको आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण कदम उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। ये जानते हैं इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो सबसे पहले तो ये योजना जो है पर्टिकुलरली वुमेन SHG के लिए बनाया गया है। NRLM के लिए जो SHG बनाए जाएंगे उसमें जो है कम से कम 10 मेंबर होंगे, अधिक से अधिक 20 मेंबर होंगे। अगर वो डिफ़िकल्ट एरिया है या रिमोट ट्रैवल एरिया है या डिजेबल पर्सन्स का ग्रुप है तो कम से कम 5 और अधिक से अधिक 20। तो सामान्यतः 10 से 20 मेंबर होने चाहिए, लेकिन अगर डिफ़िकल्ट एरिया और रिमोट ट्रैवल एरिया और डिजेबल पर्सन का अगर ग्रुप है तो कम से कम 5 सदस्य चाहिए और अधिक से अधिक 20 सदस्य होने चाहिए, तभी वो ग्रुप बना सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वैसे तो ये ग्रुप जो है वुमेन SHG के लिए है, लेकिन अगर पर्सन डिजेबल हैं या वृद्ध हैं, अदर स्पेशल कैटेगरी में हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो डे NRLM में बोथ मैन और वुमेन दोनों का ग्रुप बनाया जा सकता है। लेकिन मुख्यतः इनका उद्देश्य मैन जो है वुमेन SHG के लिए है, महिला SHG ग्रुप के लिए ये जो है योजना बनाया गया है। और ग्रामीण इलाके में ये योजना जो है महिलाओं को सशक्तिकरण के हिसाब से संगठित करके ग्रुप बना के उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि वो अपनी आजीविका को सुधार सकें, अपने परिवार की आजीविका को सुधार सकें और एक माइक्रो क्रेडिट प्लान के माध्यम से वो अपनी इनकम को भी बढ़ा सकें और एक समाज में अच्छे से जीवन यापन कर सकें। इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है इस ग्रुप को मिलता है। तो सबसे पहला जो फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है वो है रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से, और ये सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो जो रिवॉल्विंग फंड दिए जाते हैं इनका मुख्य उद्देश्य होता है तो कि उस ग्रुप को जो है स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी को जो है महत्व दिया जाए। तो जो रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है वो उस समूह को मजबूत बनाने के लिए, उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ एक अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री वो तैयार कर पाएँ वो ग्रुप, उसके लिए उनको रिवॉल्विंग फंड के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और यह वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए समूह को कम से कम 3 महीना पुराना होना चाहिए। अगर समूह बने हुए 3 महीना पुराना है या 6 महीना तक है, और अगर वो गुड SHG है, गुड SHG का मतलब है एक अच्छा SHG है, इसके बारे में जानेंगे, वो पंचसूत्र का पालन कर रहा हो। एक अच्छा SHG है जो उन पंचसूत्र का पालन करता है। तो ऐसे SHG को जो होता है मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम जो है 15,000 पर SHG जो है रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। तो
The purpose of revolving fund is to strengthen their institutional and financial management capacity and build a good credit history in existence for a minimum 3 to 6 months and follow the norms of good SSG, and with a minimum of corpus revolving fund is 10,000 in up to maximum 15,000 पर SSG। तो कम से कम 10,000 और अधिक से अधिक 15,000 की जो रिवॉल्विंग फंड पाने के लिए जो उनको जो है ग्रुप को 3 महीना कम से कम पुराना होना चाहिए और जो है फॉलो करना चाहिए। एक अच्छे एसएचजी के जो गुण होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए ताकि वो उनको मजबूत बनाया जा सके, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को जो है मजबूत किया जाए और उनमें एक अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए उनको बढ़ावा दिया जाए। तो आइए जानते हैं वो 5 नियम कौन से हैं जिसके आधार पर उनको रिवॉल्विंग फंड मिलता है या उनको एक अच्छा एसएचजी कहा जाता है। अगर वो निम्नलिखित 5 सूत्र 5 नियम का पालन करते हैं तो उनको अच्छा एसएचजी कहा जाता है। पहला नियम होता है रेगुलर मीटिंग, क्योंकि एसएचजी की जो शुरुआत है वो बनाया गया है टू डेवलप सेविंग हैबिट। उनको सेविंग हैबिट डेवलप करने के लिए लगातार एक दूसरे के साथ मीटिंग करने के लिए और जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको बारे में जागरूक होने के लिए उनको जो है बनाया गया है। तो पहली जो नियम है, पहला जो पंच सूत्र में से एक सूत्र है वो है रेगुलर मीटिंग। उनकी मीटिंग लगातार होनी चाहिए। अगर उन्होंने वीकली मीटिंग तय किया है तो वीकली मीटिंग लगातार है, अगर वो फोर्टनाइटली मीटिंग करें तो फोर्टनाइटली मीटिंग जो है लगातार होनी चाहिए। दूसरी बात होती है रेगुलर सेविंग। वो अपने जो आय है उसका कुछ हिस्सा जो है रेगुलर सेविंग कर रहे हैं समूह के नाम से, एक साथ संगठित होकर एक ग्रुप के साथ, तो रेगुलर सेविंग। तीसरा जो सूत्र है वो है रेगुलर इंटरनल लेंडिंग। अगर उनके बचत में से अगर उनके समूह के किसी साथी को ज़रूरत है तो वो उसको जो है इंटरनल लेंडिंग करते हैं, अपने ग्रुप के साथियों को जो है वो लेंडिंग करते हैं, तो वो रेगुलर इंटरनल लेंडिंग चलता रहे। दूसरा जो सूत्र है वो है रेगुलर रिकवरी। जो लेंडिंग किए हैं जो साथी से वो जो है समय पर उनका जो है चुकौती हो, उनका रिपेमेंट हो। और अगला जो है रेगुलर अकाउंट। रेगुलर अकाउंट मतलब उनके खाता बही की जानकारी प्रॉपर तरीके से वो रखे हों, मेंटेन करके रखे हों। ये पंच सूत्र का अगर पालन करते हैं तो उनका एक ग्रेडिंग किया जाता है और ग्रेडिंग के आधार पर उनको जो है रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया जाता है जो कम से कम 10,000 और अधिक से अधिक 15,000 होता है। तो एनआरएलएम के तहत जो समूह बनाए जाते हैं उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाते हैं उसमें किसी प्रकार का कैपिटल सब्सिडी नहीं है, तो नो कैपिटल सब्सिडी इज प्रोवाइडेड। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है। दरअसल जो लोन जो है एसएचजी को 3 लाख रुपए तक दिए जाते हैं पर एसएचजी, तो उनमें जो है इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है उन एसएचजी को जिनको 3 लाख तक लोन दिए जाते हैं और 7% की दर से अगर उनको लोन सैंक्शन हुआ है तो उनमें इंटरेस्ट सबवेंशन जो है गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किया जाता है। सो द इंटरेस्ट सबवेंशन इज प्रोवाइडेड टू कवर द डिफरेंस बिटवीन द लैंडिंग रेट of the banks and 7% of maximum loan of rupees 3 lakhs पर एसएचजी ग्रुप। तो 3 लाख रुपए तक के जो एसएचजी को लोन दिए जाते हैं उनमें बैंकों द्वारा जो लैंडिंग रेट हैं और 7% के जो डिफरेंस है उसको जो है इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में दिया जाता है। एक उदाहरण के तौर पर अगर बैंकें जो है 9% से लोन करती हैं तो 9% और 7% के जो डिफरेंस है 2%, वो इंटरेस्ट सबवेंशन जो है बैंकों को दिया जाता है। तो ये इंटरेस्ट सबवेंशन की सुविधा 3 लाख रुपये तक के लोन का है पर एसएचजी। और कुछ जो 250 आइडेंटिफाइड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें बैंकों को वुमेन्स एसएचजी को लैंडिंग करने के लिए उनको जो है एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट के लिए। तो उन 250 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है जो क्या होता है कि वो 3% प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करते हैं, उनके लिए है एक्स्ट्रा जो है उनको सबवेंशन दिया जाता है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन है मैक्सिमम 5.5% है, तो सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5.5%। जो इंटरेस्ट सबवेंशन है लैंडिंग रेट और जो 7% के बीच का डिफरेंस है वो 5.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम इंटरेस्ट सबवेंशन शुड बी 5.50%। ये नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, सवाल पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं कि सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 5.5%। अब रही बात जो आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे, तो आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स में अगर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट किया जाता है, समय पर किस्तों की चुकौती की जाती है या समय पर जो है वो इंटरेस्ट पेड कर दिया जाता है, तो वो एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है 3% का और रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको जो उन खातों में लगता है 4%। और ये जो है 3 लाख रुपए तक के पर एसएचजी अगर लोन होते हैं जो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स जो आइडेंटिफाइड हैं उनके लिए है। अदरवाइज जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं जो आइडेंटिफाइड नहीं है उनको तो वो जो इंटरेस्ट सबवेंशन है उनके लैंडिंग रेट और 7% का जो डिफरेंस है सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 5.5% वो मिलेगा, जो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट वाला नहीं मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए अब जानते हैं रोल ऑफ बैंक कब चालू होता है। तो
तो रोल ऑफ बैंक तब चालू होता है जब एसएचजी बन जाता है। एसएचजी बनने के बाद जब वो बैंक में खाता खोलने के लिए आते हैं तब रोल चालू होता है बैंक का। क्योंकि जब एसएचजी जो बना है तो ज़रूरी नहीं है कि एसएचजी बनने के तुरंत अगले दिन जो है बैंक में आ जाएँ, वो हो सकता है 1 महीने बाद आएँ, 2 महीने बाद आएँ। तो रोल चालू होता है बैंक का जब वो खाता खोलने के लिए बैंक में आते हैं एसएचजी, तब रोल चालू होता है। बैंक जो है केवाईसी गाइडलाइन का पालन करते हैं खाता खोलने के लिए, लेकिन जो ऑफिस बिहेवियर हैं, मतलब उस समूह को चलाने वाले जो पदाधिकारी हैं, उन्हीं का ही केवाईसी वेरिफिकेशन किया जाता है। बैंक जो है उनको परमानेंट अकाउंट के लिए इंसिस्ट नहीं कर सकते हैं। जो उस समूह को चलाते हैं उनका ही केवाईसी वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ बैंक जो है उनको पैन कार्ड मैंडेटरी करने के लिए इंसिस्ट नहीं कर सकती है। कहने का तात्पर्य अगर वो डिक्लेरेशन दे देते हैं फॉर्म 60 में तो भी वो काम बन जाता है। तो बैंक मे नॉट इंस्टीट ऑन परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ एसएचजीज। फॉर्म 60 कैन बी टेकन एज ए डिक्लेरेशन। तो फॉर्म 60 अगर डिक्लेरेशन दे देते हैं तो उनको परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए जो है हम बाध्य नहीं करेंगे। तो ये रोल चालू होता है बैंक का खाता खोलने के लिए। उनको जो है मदद करने की आवश्यकता है, उनको समझाने की ज़रूरत है और इसके लिए जो है दिशा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं। अब जो है हम समझते हैं लैंडिंग प्रक्रिया को। जब एसएचजी जो है एक निर्माण होता है, एसएचजी निर्माण होने के 3 महीने तक अगर एसएचजी एक्टिव होता है, गुड एसएचजी होता है, पंचसूत्र का पालन करता है, बराबर रेगुलर मीटिंग करता है, रेगुलर सेविंग करता है, रेगुलर इंटरनल लैंडिंग करता है, साथ ही साथ रेगुलर रिकवरी होती है और रेगुलर अकाउंट होता है, तो उनको रिवॉल्विंग फंड मिलता है जो 10,000 से लेकर 15,000 होता है। उसके बाद प्रक्रिया चालू होती है उनको लैंडिंग्स की, उनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तो तब जाके बैंक का रोल एकदम से आता है। तो बैंक जो है उन एसएचजी को डे एनआरएलएम की योजना के तहत जो है उनको जो है लैंडिंग फैसिलिटी उनका विस्तार करते हैं। तो एसएचजी जो है अगर एक्टिव एग्जिस्टेंस है 6 महीने तक तो उनको बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध होती है। देखिए 3 महीने तक एक्टिव एग्जिस्टेंस है एसएचजी बनने के 3 महीने तो उनको रिवॉल्विंग फंड मिलता है, और अगर 6 महीने तक का एक्टिव एग्जिस्टेंस है तो उनको जो है बैंक फाइनेंस होता है। सो फॉर कंसर्न ऑफ लैंडिंग टू एसएचजी शुड बी इन एक्टिव एग्जिस्टेंस एटलीस्ट सिंस द लास्ट 6 मंथ। पिछले 6 महीनों से अगर एक्टिव एसएचजी है तो उसको जो है बैंक फाइनेंस जो है अवेलेबल होते हैं। और एसएचजी जो है 5 सूत्रों का पालन होना चाहिए। एसएचजी शुड बी प्रैक्टिसाइजिंग पंचसूत्र। इन 5 सूत्रों की हम चर्चा कर रहे हैं, रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटरनल लैंडिंग, रेगुलर रिकवरी और रेगुलर अकाउंट। अगर ये 5 सूत्र का पालन करते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाते हैं लोन के लिए। साथ ही साथ एक ग्रेडिंग नॉर्म्स होता है, वो ग्रेडिंग नॉर्म्स भी नाबार्ड के आधार पर फिक्स किए जाते हैं और उसको भी वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको जो है फाइनेंस प्रोवाइड किया जाते हैं एसएचजी को। तो ये बात तो तय है, आप लोग जान गए कि एसएचजी को फाइनेंस करने के लिए वो 6 महीना पुराना एसएचजी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, पंचसूत्र का पालन होना चाहिए और नाबार्ड द्वारा एक ग्रेडिंग को क्वालिफाई होना चाहिए। अगर कोई एसएचजी बंद पड़ा हुआ है, एसएचजी की एक्टिविटी जो है बंद है, लेकिन वो फिर से चालू हो गए हैं और लगातार पिछले 3 महीने से एक्टिव हैं, तो ऐसे एसएचजी को भी लोन के लिए जो है योग्य पाया जाता है और उनको भी लोन जो है विस्तारित किया जाता है डे एनआरएलएम के तहत। तो आइए जानते हैं अगली महत्वपूर्ण बात है कि जो एसएचजी को लोन दिए जाते हैं वो डोजेज में दिए जाते हैं, मल्टीपल डोजेज में दिए जाते हैं, ताकि उनकी आवश्यकता अनुसार सबसे पहले उनको आजीविका के लिए दिया जाता है, फिर धीरे धीरे उनको अपने इनकम बढ़ाने के लिए दिया जाता है और फिर माइक्रो क्रेडिट प्लान के हिसाब से उनको लोन दिया जाता है। तो लैंडिंग इज अवेलेबल टू एसएचजी ऑन मल्टीपल डोजेज असिस्टेंट अंडर डे एनआरएलएम। तो डे एनआरएलएम के तहत जो लोन दिए जाते हैं वो डोजेज में दिए जाते हैं, मल्टीपल डोजेज में। तो एसएचजी है, इसमें टर्म लोन भी दिए जाते हैं, कैश क्रेडिट भी दिए जाते हैं, या दोनों जो है कंपोजिट तरीके से भी दिए जाते हैं। तो एसएचजी में अवेल आइदर टर्म लोन और कैश क्रेडिट लिमिट लोन आर बोथ बेस्ड ऑन देयर नीड। उनका नीड जैसा है उसके आधार पर वो या तो कैश क्रेडिट भी ले सकते हैं, टर्म लोन ले सकते हैं, या दोनों जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसको अवेल कर सकते हैं। अगर किसी भी समय ऐसा लगे कि उनको एडिशनल लोन देने की ज़रूरत है, तो अगर लोन आउटस्टैंडिंग है तो उनके बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड या उनके रिकवरी क्रेडिट जो रिपेमेंट्स है उनकी कैपेसिटी के आधार पर या उनके बिहेवियर के आधार पर जो है एडिशनल लोन जो है सैंक्शन किया जा सकता है, भले ही पुराना लोन आउटस्टैंडिंग क्यों ना हो। सो इन केस ऑफ नीड एडिशनल लोन में बी सैंक्शन इवन दो द प्रीवियस लोन इज आउटस्टैंडिंग बेस्ड ऑन द रिपेमेंट बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एसएचजी। तो एसएचजी अगर बढ़िया है तो पुराना लोन आउटस्टैंडिंग है तब भी एडिशनल लोन दिया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी एसएचजी के लिए। अब जान लेते हैं कि अगर कैश क्रेडिट लिमिट के तौर पे अगर लोन देते हैं एसएचजी को डे एनआरएलएम के तहत, तो जो नया चेंजेस आया है ये बहुत ध्यान देने की बात है। ये वाला हिस्सा जो नया लोन आया है इसमें बोला गया है, एडवाइस किया गया है बैंकों को कि जो मिनिमम सैंक्शन लिमिट है वो ₹6 लाख होना चाहिए। मिनिमम सैंक्शन लिमिट जो एसएचजी को डे एनआरएलएम के तहत है, ये बड़ा बदलाव है, वो 6 लाख होना चाहिए टू ईच एसएचजी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स।
मतलब 3 साल के लिए जो है एसएचजी को 6 लाख जो है मिनिमम सैंक्शन होना चाहिए। मिनिमम सैंक्शन लिमिट ऑफ ₹6 लाख टू ईच एलिजिबल एसएचजी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स विथ ईयरली ड्राइंग पावर। तो उनको एक ईयरली ड्राइंग पावर दिया जाता है और 3 साल के लिए मिनिमम एसएचजी सैंक्शन किए जाते हैं जो मिनिमम 6 लाख होने चाहिए। तो ड्राइंग पावर जो है हर साल जो है बढ़ाए जाते हैं। तो जो ड्राइंग पावर है हर साल जो है वो बढ़ाए जाते हैं बेस्ड ऑन उनके रीपेमेंट परफॉर्मेंस। तो आइए जानते हैं किस तरह से वो ड्राइंग पावर होंगे। पहले साल के लिए फॉर द फर्स्ट ईयर, आप इस आंकड़े में देख सकते हैं, फॉर द फर्स्ट ईयर जो है उनका जो क्वांटम ऑफ ड्राइंग पावर होगा, जो ड्राइंग पावर निकाले जाएंगे, उनका जो कॉर्पस है उसका 6 टाइम या मिनिमम 1 लाख विच एवर इज हायर, मतलब कम से कम 1 लाख फाइनेंस होगा या 6 टाइम ऑफ उनका कॉर्पस। उनका कॉर्पस उनका सेविंग प्लस रिवॉल्विंग फंड को जोड़ेंगे तो उसका 6 टाइम या मिनिमम 1 लाख विच एवर इज हायर जो होगा उसका लिमिट होगा, ड्राइंग पावर होगा। और फॉर सेकेंड ईयर जो है 8 टाइम ऑफ कॉर्पस या मिनिमम 2 लाख, लिमिट तो 6 लाख रहेगा लेकिन ड्राइंग पावर की बात हो रही है। तो सेकेंड ईयर 8 टाइम्स ऑफ कॉर्पस या मिनिमम जो है 2 लाख विच एवर इज हायर। और थर्ड ईयर माइक्रो क्रेडिट प्लान के माध्यम से उनकी नीड के हिसाब से जो है फेडरेशन द्वारा उनको अप्रूव्ड हो तो उसके लिए मिनिमम 6 लाख है। तीसरे साल में जो उनका ड्राइंग पावर होगा वो 6 लाख होगा और चौथे साल में जो ड्राइंग पावर होगा वो 6 लाख से ज़्यादा होगा। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले साल 6 टाइम कॉर्पस का 1 लाख, दूसरे साल जो है 8 टाइम कॉर्पस का या 2 लाख और तीसरे साल जो है 6 लाख और चौथे साल 6 लाख से ज़्यादा। मतलब तीसरे साल जो माइक्रो क्रेडिट प्लान से अप्रूव्ड होगा उनका फेडरेशन के माध्यम से तो वो 6 लाख। एक्चुअल में जो एसएचजीस होते हैं अगर उनमें 10 से 20 सदस्य हैं एक एसएचजी बनता है। ऐसे बहुत सारे एसएचजी, अगर 2-3 एसएचजी बने तो क्लस्टर होता है और ऐसे बहुत सारे क्लस्टर बने तो फेडरेशन होता है। फिर उसके बाद जो है प्रोडक्शन ग्रुप्स होते हैं। तो ये जो है क्लस्टर के ऊपर जो फेडरेशन होता है उनसे माइक्रो क्रेडिट प्लान जो होते हैं वो अप्रूव कराए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है नाबार्ड के द्वारा वो जो होता है इस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ पर आप ड्राइंग पावर कैलकुलेशन का चार्ट अच्छे से देख सकते हैं और आप आशा करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। अब बात करते हैं टर्म लोन की। अगर एसएचजी को टर्म लोन के तौर पे लोन के लिए अप्लाई किया गया है तो उनको भी मल्टीपल डोजेज में लोन दिए जाते हैं। मे बी सैंक्शन लोन अमाउंट इन डोजेज एज मिनिमम, जिस तरह से इस चार्ट में दिखाया गया है उसके आधार पर डोजेज दिए जाते हैं। तो अगर मिनिमम लिमिट की बात करें तो पहले साल जो मिनिमम लिमिट होगा 6 टाइम ऑफ कॉर्पस, जो सेविंग और उनके रिवॉल्विंग फंड का 6 टाइम या मिनिमम 1 लाख व्हिच एवर इज हायर। और वो जो 1 लाख टर्म लोन के तौर पे दिया जाएगा उसकी वसूली होगी 24 से 36 महीने में। दूसरे साल के लिए जो क्वांटम ऑफ लोन होगा वो मिनिमम लिमिट होगा 8 टाइम्स या मिनिमम 2 लाख व्हिच एवर इज हायर और उसकी वसूली जो है 36 से 48 महीनों में होगी। और थर्ड साल में जो उनके होंगे वो 6 लाख तक के लोन हो सकते हैं और उसमें जो है 48 से 60 महीनों में उनकी रिपेमेंट होगी। और चौथे साल में 6 लाख से ज़्यादा लोन सैंक्शन किए जा सकते हैं जिनकी वसूली जो है 60 महीनों से लेकर 84 महीनों में की जा सकती हैं। तो ये टर्म लोन में आप देखिए डोजेज में कैसे फाइनेंस होते हैं, जिसकी चुकौती जो 24 से 36 महीने होती है। सेकेंड ईयर में 8 टाइम्स ऑफ कॉर्पस या मिनिमम 2 लाख जिसको 36 से 48 महीनों में रिकवरी होगी। थर्ड ईयर में है 6 लाख जिसकी चुकौती जो है 48 से 60 महीनों में होगी। और चौथे साल में जो है 6 लाख से ज़्यादा और 60 से 84 महीनों में वसूली होगी। और ये जो रिपेमेंट किए जाएंगे एसएचजी के द्वारा वो है क्वार्टरली किए जाएंगे या तो मंथली किए जाएंगे। तो रिपेमेंट में भी बेस्ड ऑन कैश फ्लो इन मंथली और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। जैसा माइक्रो क्रेडिट प्लान में अगर उनका कैश फ्लो मंथली दिया है तो मंथली या कैश फ्लो क्वार्टरली दिया है तो क्वार्टरली ये रिपेमेंट किए जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे क्रेडिट प्लान के बारे में, उनके जो डोजेज में कैसे फाइनेंस होते हैं। तो आप ये जो चेंजेस हुए हैं आप देखे होंगे कि ये इसमें जो है बदलाव किए गए हैं। और ये जो टर्म लोन या कैश क्रेडिट दिए जाते हैं उनके माइक्रो प्लान के हिसाब से, तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं। जो DNRLM के तहत जो एसएचजी होते हैं उनको लोन किस उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं, तो आइए जानते हैं एक-एक करके। तो पहला है उनको जो लोन दिए जा सकते हैं उनके सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए, फॉर मीटिंग ऑफ सोशल नीड्स। उनके जो है डेप्ट स्विमिंग, अगर कहीं से बाहर से कर्ज लिए हैं, अगर किसी बाहरी संस्था से कर्ज लिए हैं या किसी मनी लेंडर से कर्ज लिए हैं तो उसको जो है चुकाने के लिए, फॉर हाई कॉस्ट डेप्ट स्विपिंग के लिए, और घर के रिपेयर करने के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ हाउस, और सस्टेनेबल जीवन जीने के लिए, एक आजीविका अच्छे तरीके से जीवन समाज में रहने के लिए ले सकते हैं। और इंडिविजुअल मेंबर जो हैं एसएचजी के वो अच्छे से रहें, अच्छा खाएं, अच्छा कपड़ा पहने, ठीक तरीके से जो उनको अच्छा जीवन जीने के लिए ले सकते हैं। उनका मतलब समझिए लाइवलीहुड मिशन है इनका, आजीविका सही तरीके से कर पाएँ, जीवन यापन सही तरीके से कर पाएँ उसके लिए ले सकते हैं। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स बनाने के लिए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है
वो टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं उनके लिए ले सकते हैं। और जो इनका मुख्य उद्देश्य है, जब आजीविका हो जाता है तो उसके बाद किसी भी वाइबल कॉमन एक्टिविटी के लिए एसएचजी को जो है लोन प्रदान करना होता है, टू फाइनेंस एनी वाइबल कॉमन एक्टिविटी स्टार्टेड बाय एसएचजी। तो एसएचजी के जो आजीविका की जो पूर्ति होने के बाद उनको इनकम जनरेशन की ओर ले जाते हैं और इनकम जनरेशन के तहत उनके पास एक माइक्रो क्रेडिट प्लान या कोई वाइबल कॉमन एक्टिविटी जो एसएचजी द्वारा शुरू किया जाता है उसको वित्तीय सहायता प्रदान करना इनका पर्पस होता है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कि जो अजमेंटिंग लाइवलीहुड्स है एसएचजी मेंबर्स के लिए, उनको जो लोन है वो कितने % तक होने चाहिए। तो लोन्स फॉर अजमेंटिंग लाइवलीहुड्स ऑफ एसएचजी मेंबर एटलीस्ट 50% ऑफ लोन एबव ₹2 लाख। जो 2 लाख का अगर लोन है, 2 लाख से ज़्यादा के लोन है, तो उसके 50% जो है उनके आजीविका के लिए होनी चाहिए, उनके जो इनकम जनरेशन के प्लान के लिए होनी चाहिए। अगर 4 लाख से ज़्यादा का लोन है तो एटलीस्ट 75% होनी चाहिए, और अगर 6 लाख से ऊपर का है तो एटलीस्ट 85% जो है उनके आय बढ़ाने के स्रोत के लिए होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि माइक्रो क्रेडिट प्लान जो बनाए जाते हैं एसएचजी के लिए, उनके इनकम में वृद्धि करने के लिए, उनके आजीविका में वृद्धि करने के लिए, तो उनमें ये हिस्सा जो है लगे होने चाहिए। और ये क्रेडिट प्लान जो है उनके क्लस्टर से या उनके फेडरेशन से अप्रूव्ड होने चाहिए, और जो इनके लिंकेज हैं नाबार्ड से या जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी हैं उनके रजिस्ट्रेशन के आधार पर उनकी ग्रेडिंग की जाती है, उसके आधार पर ये अप्रूव्ड होने चाहिए। और साथ ही साथ इसमें ये भी कहा जाता है कि जब भी लोन से उनको वित्तीय पोषण दिया जाता है तो बैंक के अधिकारी भी उनके महीने में उनके जो मीटिंग्स वगैरह में या उनके क्रेडिट प्लान में अपनी भागीदारिता सुनिश्चित करें, क्योंकि अब यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको वित्तीय साक्षरता के रूप में बैंक अधिकारियों को भी वहाँ शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। इसको इस तरह से समझा जाए, लोन्स टू बी यूज्ड प्राइमरीली फॉर इनकम जनरेटिंग प्रोडक्टिव पर्पसेज, माइक्रो क्रेडिट प्लान prepared by SHG would form the basis for determining the purpose and uses of loan। तो जो माइक्रो क्रेडिट प्लान है जिससे आप ये डिटरमाइन कर सको उसके पर्पस यूजेस का लोन, ताकि उनकी आजीविका जो है सुनिश्चित की जा सके, ये जो है अजमेंटिंग लाइवलीहुड ऑफ एसएचजी हैं, जिसकी वजह से ये परसेंटेज निर्धारित किए गए हैं कि इतने % उनके आजीविका आय के स्रोत बढ़ाने के लिए हैं और जो इतना है उनके लाइवलीहुड के लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं अगली कड़ी में कि ये जो DNRLM के तहत एसएचजी को जो फाइनेंस किए जाते हैं इनमें क्या सिक्योरिटी होना चाहिए, कितने मार्जिन होने चाहिए। तो एसएचजी को जो लोन दिए जाते हैं, अगर वो लोन 10 लाख तक हैं तो किसी भी प्रकार की मार्जिन और कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। तो नो कोलेटरल एंड नो मार्जिन वुड बी चार्ज अप टू ₹10 लाख लिमिट टू द एसएचजी। अगर एसएचजी को 10 लाख तक की लिमिट दी जाती है या उनको टर्म लोन दिया जाता है या क्रैश क्रेडिट लिमिट दी जाती है तो किसी भी प्रकार की मार्जिन और कोलेटरल की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ किसी भी तरीके से उनके सेविंग अकाउंट में, जो उनका रेगुलर अकाउंट है एसएचजी का सेविंग अकाउंट में, उसमें लियन की भी ज़रूरत नहीं है। तो नो लियन शुड बी मार्क अगेंस्ट द सेविंग अकाउंट ऑफ एसएचजी। तो जो सेविंग अकाउंट में एसएचजी हैं वो उसमें लियन भी करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि कोई भी डिपॉजिट जो उसमें अधिग्रहण के तौर पे नहीं रखे जा सकते हैं। तो सो नो डिपॉजिट शुड बी इंसिस्टेड अपॉन व्हाइल सैंक्शनिंग लोन। जब भी लोन सैंक्शन करें तो उनको किसी प्रकार के डिपॉजिट जो इंसिस्ट न किया जाए कि इतना डिपॉजिट मार्जिन रखा जाए, इतना कोलेटरल के रूप में रखा जाए, इस प्रकार का आप बाध्यता नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, 10 लाख तक कोई कोलेटरल नहीं, कोई मार्जिन नहीं, और जो सेविंग अकाउंट है उसको लियन नहीं रख सकते, किसी प्रकार का डिपॉजिट लियन उनमें नहीं रख सकते। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज DNRLM के बारे में विस्तार से जानकारी हम जान पाए कि DNRLM के तहत क्या क्या उनके फीचर्स हैं और क्या बदलाव किए गए हैं, कैसे कैसे लोन दिए जाते हैं, उनकी चुकौती किस तरह से होती है। और एक बात, अगर एसएचजी में डिफ़ॉल्टर हैं तो उनको जो है खाते तो खोले जाएंगे सेविंग के, लेकिन जब लोन दिए जाएंगे तो उस पर्टिकुलर जो बोरोवर है या वो जो डिफ़ॉल्ट है उसका तभी उनको शामिल किया जाएगा माइक्रो क्रेडिट प्लान में, जब वो उनके ओवरड्यू क्लियर कर लें या उनका जो है सिबिल ठीक हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी कंप्लीट जानकारी DNRLM के बारे में। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये जो है बदलाव 18 सितंबर 2020 को किए गए हैं, तो ये आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हो सकता है इनके सवाल जो हैं आ जाएँ और इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से जान पाए होंगे इनमें जो क्या बदलाव किए गए हैं महत्वपूर्ण। जी हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बैंकिंग में प्रमोशन और इंटरव्यू से जुड़े वीडियो के साथ आपके बीच आता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जी हाँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।